देखिए, फेफड़े सिकुड़ना जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ या आईएलडी कहते हैं, और बहुत कॉमन भाषा में लोग फाइब्रोसिस बोल देते हैं। ये बीमारी जो है बहुत अनकॉमन है, बहुत कॉमन नहीं है। और ये बीमारी का कारण बहुत सारा हो सकता है, मतलब सैकड़ों कारण हो सकते हैं इसके। मुख्यतः अगर हम कहें तो सबसे पहला तो जिसका कोई कारण ना हो, जिसको हम लोग इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल निमोनिया कहते हैं, या जिसमें हमें कोई कारण नहीं मिलता है, ऐसे फेफड़े सिकुड़ने के कारण कुछ बीमारियां होती हैं। फिर होता है कि आपको कोई बर्ड्स का या कोई चीज़ का एक्सपोजर हो, जिसको हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस बोलते हैं। फिर होता है सार्कोइडोसिस, जो एक ऑटो इम्यून बीमारी है, मतलब अपने ही शरीर से अपना शरीर लड़ने लगता है, जिसके कारण फाइब्रोसिस होती है, या जो फेफड़े सिकुड़ने के कारण होते हैं। ऑटो इम्यून में और भी बहुत सारे कारण हैं, ज़ॉगरेन सिंड्रोम है, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, जिसमें भी आपके फेफड़े पे असर पड़ता है, आपके फेफड़े सिकुड़ सकते हैं। तो कारण बहुत होते हैं, मतलब कोई एक कारण मैं आपको बोलूं या कोई चीज़ बोलूं कि आप ये चीज़ अवॉइड करो या ये चीज़ ना करो तो आपका फेफड़ा नहीं सिकुड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता। दूसरा, आजकल कोविड भी चल रहा है, तो कोविड के बाद भी कई बार हमने पाया है कि मरीजों के फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं, जिनको सीवियर कोविड होता है उनको, या जिनको निमोनिया होता है, जो वेंटिलेटर पे जाते हैं और अब फेफड़े काफ़ी समय तक ख़राब रहते हैं और वो काफ़ी समय तक वेंटिलेटर पे रहते हैं, उनमें भी आगे जाके फेफड़े सिकुड़ने की बीमारी हो सकती है। तो ये जनरलाइज करना कि कोई एक कारण या दो कारण बड़ा मुश्किल है फेफड़े सिकुड़ने का। हाँ, पर यह है कि ये अनकॉमन बीमारी है। बेसिकली इसमें होता ये है कि जो आपकी सांस की नलियाँ होती हैं, जैसे आपके अल्वेलाई होते हैं जिसमें आपके हवा जाता है, फिर उसके बीच में एक समझ लीजिए सीमेंट होता है जो खून की नली और जो अल्वेलाई है उसको बांध के रखती है। तो जो सीमेंट वाला हिस्सा है, जो खून की नली और अल्वेलाई वाले के बीच का हिस्सा है, वो इसमें मोटी हो जाती है, वो मोटी हो जाती है, जिससे हमारे ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान है उसमें दिक्कत होता है। जी, तो ऐसे मरीजों में अक्सर खांसी, सांस फूलना और ऑक्सीजन की कमी, ये दो तीन चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमनली मुख्यतः पाई जाती हैं। जी डॉक्टर साहब, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि ये कितना ज़्यादा घातक साबित हो सकता है एक व्यक्ति के लिए, इसकी पहचान करना कब ज़रूरी है, कि अगर एक पॉइंट के बाद इसकी पहचान की जाए तो उसे कहेंगे कि अब बहुत देर हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए दो तरह हम लोग ट्रीटमेंट के हिसाब से दो तरह का बीमारी मानते हैं। एक आईपीएफ या यूआईपी पैटर्न, जिसमें इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहते हैं, और एक जो नॉन इडियोपैथिक पल्मोनरी, ये नॉन आईपीएफ जो कहते हैं। तो नॉन आईपीएफ को अगर हम अर्ली स्टेज में पकड़ लें तो इसका इलाज फिर भी संभव है और शायद हम कर सकते हैं। आईपीएफ का भी इलाज बड़ा मुश्किल है, और अक्सर जिनको हम आईपीएफ कहते हैं या हो जाता है, उनके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं रहता है। ऐसे ही अगर हम लेट स्टेज पे अगर आईएलडी को पकड़ते हैं, जब काफ़ी सारा फाइब्रोसिस हो जाता है, सिस्टिक चेंजेस जो हम लोग हनीकॉम्बिंग चेंजेस कहते हैं वो हो जाता है, तो उसमें भी हमारे पास कोई बहुत अच्छा इलाज मरीजों के लिए नहीं रहता है। जी डॉक्टर साहब, अगर बीमारी की पहचान सही समय पर की जाए, समय रहते कर ली जाए, तो फिर किस तरीके से इलाज किया जाता है? देखिए, अगर सही समय पे, तो मोस्ट कॉमन या मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो स्टेरॉइड्स होता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की बीमारी है, कौन सी बीमारी है, किस तरह का आईएलडी है, क्योंकि आईएलडी का भी पूरा वर्कअप होता है, डिटेल वर्कअप करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से अगर हमें ये लगता है कि पेशेंट को हम स्टेरॉइड दे सकते हैं, तो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो स्टेरॉइड्स होता है। जी